नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। यहां पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट बाय कैग। और यहां पे एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग इररेगुलरिटी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में भी है, जो कि मैंने न्यूज़पेपर के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस किया है। कैग ने पॉइंट आउट किया है कि सरकार रिजर्व फंड में जो पैसा आया था, खासकर कौन से रिजर्व फंड में, ये जो आपका सेंट्रल रोड फंड था, ये वाला जो फंड है आपका सेंट्रल रोड फंड, इसमें जो पैसा आया था, इस पैसे को सरकार ने वापस किसमें डाल दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और उस पैसे को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया। अभी किया तो किया, इस पैसे को नॉन टैक्स रिसिप्ट दिखाया। इससे जो देश की फिस्कल डेफिसिट है उसको आर्टिफिशियली चेंज करने की कोशिश की। तो इस तरीके के कुछ इल्जाम कैग ने लगाए हैं। यहां पे कुछ टर्म्स हैं जिनको मुझे आपको समझाना पड़ेगा ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, कैग ने बहुत सी गलतियां बताई हैं सरकार की। कैग ने रेलवेज की फंक्शनिंग को भी लेकर गलतियां बताई हैं। कैग ने जो जीएसटी कंपनसेशन सेस को जिस तरीके से सरकार ने रिलीज किया है उसमें भी गलतियां बताई हैं। बहुत सी गलतियां सरकार की कैग ने पॉइंट आउट की हैं। और एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको कुछ इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि जब प्रेजेंट बीजेपी की सरकार जीत के आई थी तो उससे पहले की जो सरकारें थी उसके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन वाले चार्जेस को कैग ने इन्यूमरेट किया था, जहां पे एम्बेसलमेंट ऑफ फंड्स की बात हो रही थी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कैग ने यहां पे जिन गलतियों को पॉइंट आउट किया है ना, ये करप्शन नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसीजर को बदलने का इल्जाम लगाया गया है हमारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट पे। और प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट पे तो क्या इल्जाम लगाया गया है, जो अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैं जो इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। तो ये करप्शन चार्जेस नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से समझिएगा, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को समझाऊंगा बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं इनकी पीडीएफ के लिए, तो अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी जेन्युइन क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बने गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो अब कैग, कॉम्प्ट्रोलर ने, ऑडिटर जनरल ने यह बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंटिंग ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में आप एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। क्यों किया है इन अकाउंटिंग ऑफिशियल्स ने? 10,250 करोड़ रुपए के सेस रिसिप्ट्स को एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज से जो आए गए हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज लगती थी उससे 10,250 करोड़ रुपया एज सेस आया था। अब इसको नॉन टैक्स रिसिप्ट दिखाया गया। तो दो तीन चीजें दोस्तों, एक तो सेस क्या होता है ये चीज जानना जरूरी है। अभी सेस क्या होता है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो सेस को मेरे नाम के साथ, हर्षित द्विवेदी के साथ, आप यूट्यूब में सर्च मारो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने सेस और सरचार्ज के बीच के फर्क को समझाया। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। फिर आगे चलते हैं। दिस वॉज डन थ्रू अ जर्नल एंट्री। तो यहां पे एक और शब्द निकल के आ रहा है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री क्या है? तो ऐसा बोला गया कि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के एंड पे सरकारी ऑफिशियल्स ने एक जर्नल एंट्री की। और इस जर्नल एंट्री का काम क्या था? पर्पस ऑफ आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द ईयर। तो अब यहां पे क्या निकल के आ रहा है? एक शब्द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और इन सारे क्लेम्स को सरकार ने मना कर दिया। तो व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, व्हाट इज जर्नल एंट्री, व्हाट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, इन सब चीजों को यहां पे समझना जरूरी है। सेस मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ओके, अब आते हैं दोस्तों यहां पे। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ क्या मतलब? एक फिगर है जहां पे फिस्कल डेफिसिट बता रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट बता रखा है, प्राइमरी डेफिसिट बता रखा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है। रेवेन्यू डेफिसिट होती है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आप बोलोगे ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा। तो इनकम टैक्स लेती है सरकार अलग अलग तरीके के, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अलग अलग तरीके के, उससे पैसा आता है। अच्छा, एक और बात है, टैक्स रिसिप्ट्स आते हैं, बहुत सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आते हैं। अभी यहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो मैं आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के एक या दो एग्जांपल दूंगा जिससे आप रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बात करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50% से ज्यादा का शेयर होल्डर कौन है? केंद्र सरकार। तो
एसबीआई जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, जितनी भी केंद्र सरकार की होल्डिंग है, जितने भी केंद्र सरकार की ओनरशिप है एसबीआई में, एसबीआई का उतना प्रतिशत प्रॉफिट कहां चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा। और वो क्या होगी सरकार की? वो सरकार की होगी नॉन टैक्स रिसिप्ट, क्योंकि टैक्स रिसिप्ट में तो वो पैसा आएगा जो टैक्स इंपोज करके आया है, और नॉन टैक्स रिसिप्ट में वो पैसा आएगा जो सरकार को बिना टैक्स के मिला है। तो भैया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार जो ओनरशिप रखती है, उस ओनरशिप के चलते ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट में जितनी सरकार की ओनरशिप है उस हिसाब से सरकार को पैसा दिया जाता है। फिर ऐसा भी होता है दोस्तों कि सरकार ने बहुत सारी कंट्रीज को लोन बांट रखा है, अभी उन लोन्स पे वो कंट्री हमारी सरकार को टैक्स देंगी। तो मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान की सरकार को $500 मिलियन का लोन दे रखा है, तो भूटान की सरकार हर साल उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, वो इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारे लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट होगा। तो ये होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है जरूरी नहीं है वो टैक्स रिसिप्ट क्या है, टैक्स के अलावा भी बहुत से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे सरकार को पैसा मिलता है। तो एक चीज हो गई नॉन टैक्स रिसिप्ट। उसके बाद करते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करो टोटल एक्सपेंडिचर की, तो दो भागों में आप इसको तोड़ सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां पे सरकार का कोई कैपिटल एसेट नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कल की डेट में आप लोग तैयारी कर रहे हो और एग्जाम क्वालिफाई करके आप लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हो, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह देनी है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके हैं जो पेंशन के अंदर थे उनको पेंशन देना है। तो इस तरीके के रनिंग खर्चों को तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चलते हैं। अभी सरकारी केंद्रीय सचिवालय चल रहा है दिल्ली में, वहां पे लाइट बिजली का खर्चा, तो उसका पेमेंट, ये सब क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, सरकार आपको पता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हर साल स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, तो जो भी सरकार के पास बजट रिसिप्ट आते हैं उसका 42% सरकार किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, आपने सुना होगा। उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। वो अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाता है उस पैसे को स्टेट की गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। तो स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है। तो भले ही सरकार के पास से वो पैसा जा रहा है एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उससे कैपिटल एसेट्स भी बना सकते हैं। इसीलिए सरकार आज से 4 या 5 साल पहले एक कंसेप्ट लेके आई थी जिसका नाम था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग ही चीज है। ओवरऑल जब कंसोलिडेटेड तरीके से आपको इकोनॉमी समझ में आएगी तो वो चीज समझ में आएगी। बहरहाल आप ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार के लिए ऐसा खर्चा जिससे सीधे सीधे कैपिटल एसेट्स ना बने, नए स्कूल्स ना बने, नए कॉलेजेस ना बने, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना बने, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई नया एयरपोर्ट बनाया, कोई नया स्कूल बनाया, कोई नया कॉलेज बनाया, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला दो तो क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें बोरोइंग ना हो। अभी वो एक अलग चीज है। तो यहां पे 3-4 चीजें मुझे आपको समझानी थी। एक तो मुझे आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट समझानी थी, वो मैंने आपको बता दी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी के लिए आपको इतनी चीज अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है। एक और चीज, जर्नल एंट्री। देखिए, अकाउंटिंग के फील्ड में जो लोग पढ़ाई करते हैं वहां पे एक चीज होती है जर्नल एंट्री। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, सरकार की बात कर लीजिए, इनकी खुद की एक अकाउंटिंग बुक्स होती है। इन अकाउंटिंग बुक्स में इस बात की एंट्री होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा आया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा खर्च किया, और इस एंट्रीज को किसके थ्रू किया जाता है? जर्नल एंट्री के थ्रू किया जाता है। तो जो अकाउंटिंग जर्नल होता है इसके अंदर एक एंट्री की जाती है। इस एंट्री में लिखा जाता है कि पैसा हम इस कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं। अब यहां पे आते हैं वापस 2018-19 में पेट्रोल के ऊपर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज लगाई गई थी उस पर से सेस रिसिप्ट आई थी। सेस के बारे में आपको बता चुका हूं, सेस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए वसूला जाता है और ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस को मैंने यहां पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि सेस और सरचार्ज को मैं डिटेल में अलग से एक वीडियो को बता चुका हूं। आपको पहले बता चुका हूं कि सेस मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10,250 करोड़ की सेस रिसिप्ट आई कब? 2018-19 में। ठीक है। अब यहां पे कैग ने
जो अकाउंटिंग ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि 2018-19 के एंड पे एक जर्नल एंट्री करी गई और उस जर्नल एंट्री के थ्रू ये जो 10,250 करोड़ रुपए थे इनको नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की तरह दिखाया गया। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स देखिए, अब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं और थोड़ा जाता हूं। सेस कलेक्शंस जो होते हैं दोस्तों पेट्रोल और डीजल पे, इनको डाला जाना था सेंट्रल रोड फंड में, डाला भी गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी चीज से रिलेटेड एक सेस कलेक्ट किया जाता है तो उस सेस को एक पर्टिकुलर रिजर्व फंड में डाला जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में डाला जाता है, उसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सेस लग रहा था उसको सेंट्रल रोड फंड में डाला जाना था। सेंट्रल रोड फंड को किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने बनाया था। ये एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, मतलब कि एक ऐसा फंड जिसके थ्रू सारा सेस इसमें जमा होगा। इस पैसे को केवल आप उस इंटेंडेड पर्सन, ये इंटेंडेड यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जिसके लिए फंड बनाया गया था, जिसके लिए सेस लगाया गया था। यानी कि अगर आपने स्वच्छ भारत सेस लगाया है, मैं बस आपको एग्जांपल के टर्म समझा रहा हूं, तो उससे आने वाले पैसे को आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने वो सेस लगाया है, आप उस सेस से आए हुए पैसे को सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जब सेस लगाया गया था तो उसको सेंट्रल रोड फंड में डाला गया था और जिस चीज के लिए सेंट्रल रोड फंड को बनाया गया था केवल उसके लिए आप पैसा यूज कर सकते हो। लेकिन यूनियन बजट 2018-19 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेंट्रल रोड फंड को एबॉलिश कर दिया और इसकी जगह बनाया गया सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी चलो आपने सेंट्रल रोड फंड को अबॉलिश करके सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दिया, आपने नया नाम दे दिया। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि सेंट्रल रोड फंड के अंदर जो पैसा था उसको उठा के आप सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर डाल दो और उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करो जिस पर्पस के लिए फंड बनाया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल रोड फंड के अंदर 10,250 करोड़ रुपए थे उसको उठा के उन्होंने डाल दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। किसके थ्रू? एक जर्नल एंट्री के थ्रू। और इस जर्नल एंट्री को सरकार ने कैसे दिखाया? नॉन टैक्स रिसिप्ट की तरह दिखाया। अभी इससे हुआ क्या? अभी इससे हुआ ये दोस्तों कि ये जो पैसा था, ये पैसा आया था एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, सेस के थ्रू। इस पैसे को जो कि सेस के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो, आप नॉन टैक्स रिसिप्ट भी दिखा रहे हो। तो जब आप इसको एज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हो। आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास पैसा ज्यादा आया है। और आपको पता है कि हमारे देश की इस समय पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिस्कल डेफिसिट। सरकार जितना ज्यादा पैसा खत्म करती है उसका कम सरकार के पास आ रहा है। तो वो जो फिजिकल डेफिसिट है, वो जो हम बोरो करते हैं, उसका कम दिखना जरूरी है, क्योंकि जब वो कम दिखेगा तो जो ग्लोबल वॉच डॉग्स हैं वो देखेंगे कि हाँ भाई इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, ठीक है। जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो देश के लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि देखिए हमने इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या किया। तो कैग बोल रहा है कि ये आप अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में फ्रॉड कर रहे हो। वो सेस का पैसा अगर आप नॉन टैक्स रिसिप्ट की तरह दिखाते हो तो आप आर्टिफिशियली जो डिफिसिट है ना उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, और रियल में डिफिसिट कम नहीं हो रही है, आप आर्टिफिशियली कम कर रहे हो। यानी कि सोचिए, आपके पास जो भी रेवेन्यू कलेक्शंस आए हैं उसमें ऑलरेडी सेस जुड़ा हुआ है, और इसी सेस के पैसे को जब आप फिर से एक नॉन टैक्स रिसिप्ट दिखाते हो तो इसको आप फिर से इसमें जोड़ देते हो, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। ये डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो आप? जब ऑलरेडी सेस के पैसा आ रखा है, आपने उसको सेस की तरह काउंट कर रखा है, उसी सेस के पैसे को आप नॉन टैक्स रिसिप्ट दिखा रहे हो, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उसकी डबल काउंटिंग कर रहे हो। तो जो पैसा अगर आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको बढ़ा देते हो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करके, जो ओवरऑल आपकी डेफिसिट है वो डेफिसिट कम दिखेगी। बट वो डेफिसिट कम दिखेगी, वो डेफिसिट कम होगी नहीं। तो इस चीज को यहां पे पॉइंट आउट किया है कैग ने। जैसे ही कैग ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, केंद्र सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? केंद्र सरकार ने बोला कि देखिए 16वीं लोकसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी। उस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने यह बोला कि देखिए जो आइडल फंड्स हैं, जो फंड्स खाली पड़े हुए हैं, उस फंड के पैसे को निकाल के हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल के खर्च कर सकते हैं। ये किसने बोला? सरकार ने बोला। किस हिसाब से बोला? कि 2014 से लेकर 2019 की जो लोकसभा थी, इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी, इसने ऐसा बोला था। लेकिन कैग ये बोल रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने अगर पहले ऐसा बोल रखा है और अगर वो गलत है
तो पहले अगर पास्ट में कोई गलत चीज हुई है तो आप गलत चीज को सही बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। कैग बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि सेस के थ्रू जो पैसा आया है वो जिस पर्पस के लिए सेस बना था सिर्फ उसमें खत्म हो सकता है, उसके अलावा खत्म नहीं किया जा सकता है। तो पहली कमी तो सेस ये पॉइंट आउट कर रहा है। दूसरी कमी, सॉरी, पहली कमी कैग ये पॉइंट आउट कर रहा है। दूसरी कमी कैग क्या बोल रहा है कि देखिए, चलो एक बार को मान लो कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने ये बोला कि कोई आइडल फंड हो उससे आपने पैसा निकालिया। हालांकि कैग ने ये भी बोला है कि जो सेंट्रल रोड फंड है या फिर ये जो आपने नया फंड बनाया सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यूनियन बजट 2018-19 से, इसको आप आइडियल फंड मत बोलो। ये आइडल फंड नहीं है, ये खाली ये बेकार का फंड नहीं है। इस फंड को बनाया गया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। देश के बड़े बड़े हिस्सों में जाके देखिए रोड खराब है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करो ना। इस फंड को आइडल बोल के आप पैसा निकाल रहे हो और सीएफआई में डाल रहे हो। चलो एक बार को मान लिया आपने पैसा निकाल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया, पर उसको आप जर्नल एंट्री की तरह क्यों दिखा रहे हो? वाई आर यू डिस्प्लेइंग दिस मनी एज अ जर्नल एंट्री? क्योंकि जब जर्नल एंट्री की तरह आप दिखाओगे तो आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, जबकि एक्चुअली में आपके पास पैसा आ नहीं रहा, आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। सेस तो पहले ही आ चुका है ना, सेस तो आपकी पहले ही कमाई है, तो वो कमाई तो एक बार आप काउंट कर चुके हो। उसी सेस को एक फंड से निकाल के आप नॉन टैक्स रिसिप्ट की तरह दिखा रहे हो तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप पैसे को गलत तरीके से दिखा रहे हो। डबल काउंटिंग करोगे तो देश के लोगों को लगेगा, दुनिया भर के लोगों को लगेगा कि पैसा ज्यादा आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम है, बट एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट कम नहीं है। तो ये चीज पॉइंट आउट करी है कैग ने, और कैग ने ये बोला कि जो भी अकाउंटिंग ऑफिसर्स ने ये अकाउंटिंग की है इसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी बैठाई जाए। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो। नीचे कमेंट बॉक्स से अपने व्यूज जरूर बताइएगा। गुड बाय।